हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने जल प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ा था। अब जीव जंतु पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की भांति प्रदूषित जल सेवन से जीव जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। ठीक है, इससे उन्हें श्वसन रोग लग जाता है। ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी में उनकी मृत्यु तक हो जाती है। प्रदूषित जल के कारण उनकी वृद्धि दर रुक जाती है और जीव जंतु क्या होते हैं, प्रदूषित जल में रहते रहते नष्ट हो जाते हैं। इनमें जहरीलेपन का असर आ जाता है जो अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है। पेड़ पौधों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। तो पेड़ पौधों के विकास एवं वृद्धि हेतु आजकल मैन्योर खाद कम प्रचलित है, यानी कि देसी खाद कम प्रचलित है, बल्कि रासायनिक खाद नाइट्रेट, फॉस्फेट व यूरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। इससे उत्पाद की मात्रा में बहुत वृद्धि होती है। ये सभी तत्व वैसे तो प्रदूषित जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से पेड़ पौधों के आसपास काई पनपती है, जिससे जड़ क्षेत्र में वायु संचरण रुक जाता है, जिससे पेड़ पौधों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। पेड़ पौधों का विकास रुक जाता है। औद्योगिक में जहरीले तत्वों की अधिकता होती है, जो पेड़ पौधों पर विषैला प्रभाव तो देते ही हैं, साथ ही उनकी उत्पादकता को भी रोक देते हैं। इसके अलावा मृदा की उर्वरकता को भी कम कर देते हैं। हर देश के विकास में औद्योगिकरण आवश्यक है, परंतु औद्योगिक शराब के सही निपटारा किए जाने की स्थिति में दुष्परिणाम पर्यावरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देते हैं। पदार्थों पर प्रभाव, ठीक है, तो क्या होता है, पदार्थों पर प्रभाव क्या होता है। प्रदूषित जल से पदार्थों में फॉलिएशन यानी कि चमक कम होना, पीलापन आदि प्रभाव भी पड़ते हैं। फिर जलीय परितंत्र पर प्रभाव। तो जलीय परितंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, सभी मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण, जल में कमी हो जाने के कारण बाकी जीव क्या हो जाते हैं, बीमार व नष्ट होने लगते हैं। अन्य आर्थिक हानियाँ, अब इसके बाद औद्योगिक शराब के लिए दी है, जो कि देखिए अब क्या है, पैरामीटर्स दिए गए हैं। औद्योगिक शराब के लिए दिए जाने वाले पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स पीएच, इंटरलैंड सरफेस 5.5 से 9 और पब्लिक सीवर 5.5 से 9 और ऑनलैंड फॉर इरिगेशन 5.5 से 9। यानी कि पीएच कितनी होनी चाहिए, इतनी इसके मध्य होना चाहिए। टर्बिडिटी, सस्पेंडेड सॉलिड पीपीएम में मतलब जो सॉलिड घुला हुआ है वो कितना होना चाहिए, 100। 600 पब्लिक सेवर के लिए 600 होना चाहिए। इंटरलैंड सरफेस के लिए 100 होना चाहिए। ठीक है, टोटल सॉलिड तो ये से देख लो आप, ओके, इसमें आप पढ़ सकते हैं। प्रदूषकों का स्थानांतरण, ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जल में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के प्रदूषक अपनी उद्भव स्थिति में नहीं रहते, बल्कि उनके कारकों के माध्यम से स्थानांतरित होकर स्थान परिवर्तित माध्यम को अपनी उपस्थिति स्वरूप प्रदूषित करते हैं। प्रदूषक स्थानांतरण में पानी में विक्षोभ व गति का होना स्वाभाविक है। शांत जल में प्रदूषकों का स्थानांतरण कम ही होता है। तेज बहते हुए पानी में प्रदूषकों का पूरे पानी में आसानी से मिल जाना संभव होता है। इसके साथ ही वायु में उपस्थित अनेक गैसें यथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें जैसे वर्षा जल के साथ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोकार्बोनेट एसिड आदि या कार्बोनिक एसिड आदि अम्ल के रूप में जमीन पर आ जाते हैं या जल स्रोत में मिल जाते हैं। इसके अलावा ताप वृद्धि होने से वाष्प क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप जल प्रदूषक वायु में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जलीय प्रदूषक आपस में ताप, दाब, घुलित ऑक्सीजन व अन्य कारकों की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया कर संयुक्त यौगिक बनाते हैं, जिससे प्रदूषक का स्वरूप बदल जाता है। इस प्रकार प्रदूषकों का जलीय माध्यम में स्थानांतरण अथवा वायु से जल में अथवा जल से वायु में स्थानांतरित होते रहते हैं। जलीय स्रोत सभी मृदा पर हैं, अतः मृदा में उपस्थित प्रदूषक जल में मिलते रहते हैं, अतः ये सभी स्थानांतरित होते रहते हैं। तैरते ठोस,
प्रदूषकों का मापन, मेजरमेंट यूनिट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो गंदे जल के नमूने का प्रतिदर्श, जल के क्या करते हैं, गंदे पानी का प्रतिदर्श यानी कि सैंपल जब भी लिया जाता है तो उसे प्रतिदर्श की मात्रा 2.5 लीटर तक एक बोतल कांच की में लिया जाता है, जिस पर तारीख समय तक किस स्केल से पानी कलेक्ट किया गया है अंकित कर दिया जाता है। ये पानी कलेक्ट करने के बाद प्रथम परीक्षण बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कर लिया जाता है। बर्तन जिसमें सैंपल लिया गया है वह पॉलीथीन या पायरेक्स कांच का होना चाहिए। बर्तन का कवर लकड़ी, धातु, प्लास्टिक या उच्च रेशे बोर्ड का बना होना चाहिए। सैंपल कलेक्शन के बाद 24 घंटे के अंदर ही परीक्षण हेतु भेज देना चाहिए। अगर संभव ना हो तो इसे फ्रीज में रखा जाए। जल के परीक्षण, टेस्ट फॉर वाटर। जल के परीक्षण को निम्न प्रकार से किया जाता है। भौतिक परीक्षण, ये परीक्षण जल की एस्थेटिक क्वालिटी के लिए किया जाता है। इसके लिए निम्न परीक्षण किए गए हैं, जैसे रंग। पानी का कोई रंग नहीं होता, परंतु खनिज पदार्थों के बारीक कण जो जल में इधर उधर गति करते रहते हैं के कारण होता है। पानी का रंग नापने के लिए टिंटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से मीटर का? टिंटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रंग नापने की इकाई को प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर मापा जाता है। जब भी गंदे पानी का रंग मापा जाता है तो इसके 1 लीटर में 1 मिलीग्राम प्लेटिनम कोबाल्ट का मिश्रण घोला जाता है। फिर इसे प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर मापा जाता है, जिसकी अनुमान्य वैल्यू 10 से कम उचित समझी जाती है, फिर भी इसका मान 20 तक स्वीकार्य है। स्वाद एवं गंध, टेस्ट एंड ऑर्डर। पानी सुस्वाद होना चाहिए, परंतु मृत जीव आदि के कारण पानी कुस्वाद हो जाता है। पानी की खुशबू में मिठास होनी चाहिए, परंतु अशुद्धि के कारण ये खुशबू बदबू में बदल जाती है। पानी की खुशबू यानी कि ऑर्डर का परीक्षण 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है। इसके लिए गंदे पानी की कुछ मात्रा में 100 सीसी ताज़ा जल फ्रेश वाटर मिलाकर सूंघा जाता है। माना कि 5 सीसी गंदे पानी में 100 सीसी पानी शुद्ध बनाने पर वह खुशबू में ठीक हो जाता है, तो उसे गंदे पानी की खुशबू संख्या 5 होगी। प्राय जब भी पानी सप्लाई किया जाता है तो ये संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। गंधलापन, टर्बिडिटी। पानी में सिल्ट, क्ले आदि अकार्बनिक पदार्थों के बारीक कण इधर उधर तैरते हैं, जिनके कारण पानी में गंधलापन रहता है। ये गंधलापन भार के अनुसार प्रति 10 लाख भाग से लिया जाता है। अनुमान्य स्पष्ट है, गंधलापन एक भाग सिलिका के भार के अनुसार 10 लाख भाग पानी में उचित माना जाता है। इसका परीक्षण निम्न फिगर से स्पष्ट है। पीने योग्य जल का गंधलापन 10 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। रासायनिक परीक्षण, केमिकल टेस्ट। कुल ठोस, टोटल सॉलिड्स। गंदे जल में कुल ठोस पदार्थ 2 रूपों में होते हैं। पहला है तैरते हुए पदार्थ, दूसरा है घुले हुए पदार्थ। तैरते हुए पदार्थों के लिए पानी को बारीक फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर भार ज्ञात कर लेते हैं। अब इसे छन्नित पानी को भाप बनाकर उड़ा देते हैं तथा बचे हुए अवशेष का भी भार ज्ञात कर कुल ठोस पदार्थों की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। 500 से 1000 ppm कुल ठोस पानी योग्य अनुमान्य है। तो इस विधि से जैक्सन टर्बिडीमीटर है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, रासायनिक परीक्षण करते हैं और इससे कुल ठोसों का निस्तारण किया जाता है। कठोरता परीक्षण। कठोर पानी वह पानी है जो साबुन की झाग पैदा करने में कठिनाई देता है। कठोरता 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता, जल की ये कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड व नाइट्रेट लवणों के कारण होती है। अस्थायी कठोरता, जल की ये कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड व नाइट्रेट लवणों के कारण होती है। कठोरता परीक्षण निम्न प्रकार किया जाता है। शुद्ध जल से मानक साबुन का घोल तैयार कर लिया जाता है। तब इस जल को प्रतिदर्श के साथ मिलाकर काफ़ी तेज़ी से 5 मिनट तक हिलाकर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद झाग व साबुन के पानी के तल का फैक्टर कठोरता ये बताता है। पेय योग्य पानी की कठोरता 5 से 8 डिग्री के बीच या 200 ppm से अधिक ना हो। क्लोराइड परीक्षण। पानी में क्लोराइड की मात्रा ज्ञात करने के लिए ज्ञात सांद्रता का सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्रोमेट के मिश्रण को गंदे पानी में मिलाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट के मिश्रण को क्या करते हैं, गंदे पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को खूब हिलाया जाता है। अगर मिश्रण लाल रंग का बन जाए तो क्लोराइड उपस्थित है। इसकी अनुमान्य मात्रा 250 ppm तक ठीक है। जीवाणु परीक्षण।
बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। जल में बैक्टीरिया के सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक व कुछ निरोगजनक होते हैं। निरोगजनक बैक्टीरिया में टाइफाइड, हैजा, दस्त आदि हो जाते हैं। पानी में बैक्टीरिया की उपस्थिति का परीक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है। प्रति दस में अगार एक पदार्थ होता है, ये मतलब शैवाल से मिलता है। मिलाकर इंक्यूबेटर में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 48 घंटे के लिए रख दिया जाता है। 48 घंटे के बाद बैक्टीरिया इकट्ठे होकर पृष्ठ पर आ जाते हैं, जिन्हें गिना भी जा सकता है। इनकी काउंटिंग 100 पर सीसी पानी के ज़्यादा वॉल्यूम अनुमन्य नहीं है। सीवेज यानी कि जो नाले होते हैं उनको बोलते हैं। घरों से निकला दूषित जल फैक्ट्री, चर्मशाला, बूचड़खाना, धुलाई घरों, अस्पताल एवं रासायनिक उद्योगों से निकला दूषित जल ही सैनिटरी सीवेज कहलाता है। चूँकि ये दूषित द्रव्यमल नलों सीवरों में बहता है, अतः इसे शुष्क ऋतु बहाव ड्राई वेदर फ्लो DWF कहते हैं। सीवेज में 99% तथा जल 1% अशुद्धि घुली एवं तैरती अवस्था में होती है, जिनसे दुर्गंध युक्त प्रदूषण होता है। तो ये देखिए सीवेज कैसे बनता है। डोमेस्टिक स्लैश, सॉइल वास्ट, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री, कसाई खाना, धुलाई घर आदि, वर्षा का जल, भूमि की सतह पर बहने वाला जल, ये सब सीवेज सब नाले में तो जाता है। सीवेज की विशेषताएं भौतिक, देखिए इसमें क्या आता है, गंदलापन आता है। सीवेज ये विशेषता में जाएंगे। रासायनिक, जैविक, बायोलॉजिकल सीवेज, सीवेज में बैक्टीरिया लगभग 2 से 5 करोड़ पर लीटर तक होते हैं। ये जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल, स्थायी तथा खनिज यौगिकों में बदल देते हैं। बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, वायवीय, अवायवीय, विकल्पी, फैकल्टेटिव। ठीक है, वायवीय वे होते हैं जो हवावी स्वतंत्र ऑक्सीजन या पानी में विलीन O2 पर जीवित रहते हैं। अवायवीय ये स्वतंत्र ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं तथा नाइट्रेट या सल्फेट से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। विकल्पी ये स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में दोनों दशाओं में जीवित रहते हैं। सीवेज के अपघटन में इनका अत्यधिक महत्व होता है। सीवेज का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सीवेज का संगठन देखेंगे आप, इसमें 1% सीवेज, 0.08% टू 0.1% और 99.99% क्या होता है, वाटर होता है। सीवेज में सॉलिड होता है, गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। 45% ऑर्गेनिक, कार्बनिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च, पत्तियाँ आदि। 55% इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, खनिज लवण, रेत, मृदा, सल्फेट, क्लोराइड आदि होते हैं। BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वायवीय स्थिति में कार्बनिक पदार्थ के जैविक अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा BOD कहलाती है। BOD के ज्ञात हो जाने से अपघटन योग्य कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का पता चल जाता है। सीवेज जितना अधिक सांद्र होगा उतनी ही उसकी BOD अधिक होगी। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन आपको पता ही है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में 7 से 10 दिन लगते हैं, जिसमें ऑक्सीजन तेजी से खर्च होती है। दूसरे चरण में नाइट्रोजनित पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 दिन के लिए BOD ज्ञात की जाती है, जो कि 70 से 80% जैविक क्रिया के लिए पर्याप्त होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।